जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एडुप्रेटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 9th की इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट सेकंड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग चैप्टर थर्ड पढ़ रहे थे। चैप्टर थर्ड का हाफ चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। आधा चैप्टर हम लोग क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का पढ़ चुके हैं, चैप्टर 3। अब इसमें जो पिछले क्लास में हम लोग आधा पढ़े थे उसके आगे से आधा पढ़ के आज ख़त्म कर देंगे। तो आज की क्लास में चैप्टर थर्ड का सेकंड हाफ पोर्शन जो बचा था उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। हम लोग ओवरव्यू वाला टॉपिक पढ़ चुके थे, इंट्रोडक्शन भी पढ़ चुके थे। ठीक है, केसेस ऑफ पुअर्टी भी पढ़ चुके थे, अर्बन केस भी, रूरल केस भी पढ़ चुके थे। ठीक है, फिर उसके बाद सोशल साइंटिस्ट पुअर्टी को किस तरीके से देखते हैं ये भी पढ़ चुके थे। सोशल एक्सक्लूजन, वर्नेबिलिटी ये भी पढ़ चुके थे हम लोग। पुअर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट भी समझ चुके थे हम लोग। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, सारी चीज़ें हो चुकी थी। पुअर्टी एस्टीमेट भी पढ़ चुके थे हम लोग, ग्राफ अच्छे से समझ चुके थे आप लोग। वर्नेबल ग्रुप जो था ये भी पढ़ चुके थे हम लोग। ठीक है, ये ग्राफ भी समझ चुके थे। यहाँ से स्टार्ट करना है आज की जो क्लास है हम लोगों की, वो कहाँ से स्टार्ट होगी? स्टोरी ऑफ शिवरमन से। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से लेके आगे का जितना टॉपिक है सब आज के क्लास में कवर कर दिया जाएगा। पूरा आज ये चैप्टर हम लोग पढ़ के ख़त्म कर देंगे। ये जो टॉपिक है स्टोरी ऑफ शिवरमन, इसमें एक आदमी है जिसका नाम है शिवरमन और वो तमिलनाडु के करूर गांव में रहता है। करूर गांव के पास जो है एक छोटा सा गांव है, करूर टाउन के पास तमिलनाडु में, वहाँ पे ये रहता है। और ये जो गांव है, इस गांव में हैंडलूम का काम होता है। ठीक है, हैंडलूम यानी कपड़ा वगैरह, फैब्रिक का काम होता है, कपड़ा वपड़ा बनाने का काम होता है। इस गांव में करीब करीब 100 फैमिलीज़ हैं। ठीक है, उसी में से एक फैमिली किसकी है? उसी में से एक फैमिली है शिवरमन की, जिसकी कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं शिवरमन की क्या कंडीशन है इस गाँव में। तो जो शिवरमन है ये अरियुंग थथियार कास्ट का है, यानी ये ऐसी कास्ट है जो कॉबलर का काम करती है। पर जो शिवरमन है वो एक एग्रीकल्चर लेबर की तरह काम करता है। ठीक है, शिवरमन कौन सा काम कर रहा है? ये आदमी कौन सा काम कर रहा है? तो ये एग्रीकल्चर लेबर का काम कर रहा है, खेतों में जाके लेबर का काम करता है। ठीक है, और जिस दिन ये काम करता है उस दिन इसको एक दिन का 50 रुपये मिलता है। ठीक है, शिवरमन जिस भी दिन खेतों में जाके काम कर रहा है उस दिन उसको कितना पैसा मिल रहा है? 50 रुपये एक दिन का उसको मिलता है। पर जो खेती होती है, हम लोगों को मालूम है खेती, मैक्सिमम खेती का जो काम रहता है वो साल में 4, 5 या 6 महीने का ही होता है। मैक्सिमम 6 महीने का रहता है ना, और मिनिमम 4 महीने, 4 से 6 महीने के बीच की ही खेतों में काम होता है। बाकी टाइम तो फसल बढ़ती है। तो जो खेतों में बीज डालने का काम, जिसको बोआई बोलते हैं, बोआई करने का काम, और फिर फसल की कटाई करने का काम ही जो रहता है एग्रीकल्चर में, वही मेन काम होता है। बाकी टाइम तो फसल जो रहता है, जो क्रॉप रहता है वो ग्रो करता है, बढ़ता है। तो क्रॉप के ग्रो कराने में किसी भी लेबर का, एग्रीकल्चर लेबर का कोई काम तो होता नहीं है। ठीक है, काम बस होता है कि जब बीज डाला जाता है खेत में उस टाइम, और जब फसल को काटा जाता है उस टाइम। तो साल में शिवरमन जो है वो 4 से 5 महीने ही काम कर पाता है एग्रीकल्चर लेबर का। ठीक है, तो एज एन एग्रीकल्चर लेबर शिवरमन सिर्फ 4, 5 या 6 महीने मैक्सिमम काम करता है। बाकी सारा जो साल का टाइम बच रहा है, बाकी जो टाइम बच रहा है उस टाइम में वो थोड़ा अजीब अजीब काम करता है। मतलब अजीब काम इन द सेंस कि कुछ और काम कर लेता है जिससे उसका घर चल जाए। ठीक है, अब शिवरमन की एक वाइफ भी है। ठीक है, उसके वाइफ का नाम है शशिकला। ठीक, शिवरमन की जो वाइफ है उसका नाम है शशिकला। शशिकला भी क्या करती है? शशिकला भी शिवरमन के साथ जाके खेतों में काम करती है, उसका काम बटाती है। पर यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि जब शिवरमन काम कर रहा है खेत में और उसकी वाइफ, दोनों लोग एक ही काम करते हैं, एक ही जगह काम करते हैं, पर शिवरमन को 50 रुपये मिल रहा है, 50 रुपीज़ मिल रहा है एक दिन का काम करने का, और जो शशिकला है उसको एक दिन का 25 रुपये ही मिलता है। जबकि काम दोनों एक ही करते हैं, जो काम शिवरमन कर रहा है वही काम उसकी वाइफ शशिकला भी कर रही है। लेकिन ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होता है कि शशिकला को कम पैसा दिया जाता है, 25 रुपये ही मिलता है, और शिवरमन को जो है 50 रुपये मिल रहा है। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन हर जगह देखा जाता है जहाँ पे भी काम वगैरह होता है। ठीक है, कि जहाँ पे बेसिकली लेबर वर्क होता है वहाँ पे
जो फीमेल्स वर्कर होती हैं, जो फीमेल लेबरर होती हैं, उनको जो है कम पे किया जाता है एज कंपेयर टू मेंस। ठीक है, तो ये बहुत सारी जगह देखा गया है। ठीक है, जहाँ पे भी अपना लेबर वाला काम होता है, वर्कर वाले काम होते हैं, डेली बेसिस पे काम करने वाले, वहाँ पे फीमेल्स को कम पे किया जाता है एज कंपेयर टू मेन। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू था शिव रमन का। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि शिव रमन में जो है फैमिली का उसका क्या सीन है, उसके फैमिली में कौन कौन लोग हैं। तो शिव रमन की 8 लोगों की फैमिली है, 8 मेंबर हैं शिव रमन के फैमिली में, जिसमें से एक शिव रमन की माँ है जिनकी एज 65 ईयर ओल्ड है। ठीक है, शिव रमन के जो पापा हैं, जो उनके पिताजी हैं, उनकी डेथ हो चुकी, तो उनकी माँ अब विधवा हैं। विधवा होने के साथ साथ अब इनकी माँ बीमार भी हैं। ठीक है, और एक बात और समझिए, जो इनकी माँ है वो विधवा है और बीमार है, और ये इनकी माँ यही चाहती हैं कि कब हम मर जाएं, तो वो अपने मौत का इंतजार कर रही हैं, इतनी ज़्यादा इनके यहाँ गरीबी है। ठीक है, तो जो शिव रमन है, शिव रमन की माँ एक विधवा है 65 ईयर ओल्ड की, और वो बीमार रहती हैं। ठीक है, और इसकी माँ यही वेट कर रही है कि हम कब जाएं। ठीक है, क्योंकि अब जो है उनसे ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है, गरीबी है, बिना दवा के नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं, बुखार आ रहा है, तबीयत ख़राब है, कुछ भी हो रहा है, मेडिकेशन कायदे से नहीं मिल पा रही है। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं ये लोग गरीबी की वजह से। तो इस वजह से इनकी माँ क्या चाह रही हैं कि बस अब हम कब मर जाएं, ऐसा इनकी माँ मना रही हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इनके माँ और पिताजी की बात। अब ध्यान से समझिएगा, इनके 4 बच्चे भी हैं। ठीक है, शिव रमन के कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं और एक बहन है। जो बहन है शिव रमन की वो 25 साल की है और उसकी अभी शादी नहीं हुई है। और इसके जो 4 बच्चे हैं जिसमें से 3 लड़कियां हैं और एक लड़का है। ठीक है, 3 लड़कियां हैं और एक लड़का है। तीनों लड़कियां जो हैं, ये तीनों लड़कियां जो हैं, इनकी एज 1 से 16 के बीच में है। 1 to 16 ईयर की इनकी एज है। जो लड़कियां हैं, 3 लड़कियां जो शिव रमन की हैं, उनकी एज कितनी है? 1 से 16 साल की है। और जो एक लड़का है वो कभी स्कूल नहीं गया, वो स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, वो स्कूल नहीं गया। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए, तो यहाँ से चीज़ों को समझिएगा थोड़ा और ध्यान से सुनिए। शिव रमन को 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 लड़कियां हैं और एक लड़का है। जो तीनों लड़कियां हैं ये कभी स्कूल नहीं गई। ठीक है, और इनकी एज 1 से 16 ईयर्स के बीच में है। ये जो इनका बेटा है, ठीक है, इनको, हाँ, ये जो इनका बेटा है इसके बारे में अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। ये कभी कभार स्कूल चला जाया करता है, लेकिन इसकी जो बेटियां हैं तीनों, इनकी तीनों बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, क्योंकि लड़कियों के लिए, ऐसा ये कहता है, शिव रमन का मानना ये है कि लड़कियों के लिए बुक खरीदना, लड़कियों को स्कूल भेजना, वहाँ पे फीस जमा करना, ये सब लग्जरी वाला काम है। ठीक है, ये सब हम नहीं कर सकते। शिव रमन का क्या मानना है कि ये सब लग्जरी वाला काम है और ये सब हम नहीं कर सकते कि बुक खरीद के इनको पढ़ाने के लिए लड़कियों को भेजें, है ना, स्कूल भेजें पढ़ने के लिए, और फिर पढ़ा लिखा के होगा क्या? एक टाइम के बाद इनकी शादी हो जाएगी। ठीक है, शादी हो जाएगी, फिर ये घर चली जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके का इनके यहाँ कुछ माहौल है। बेटा कभी कभार स्कूल चला जाया करता है, बेटा स्कूल जाया करता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, देखिए, इसमें जो इनकी लड़कियां थीं, किधर गया स्लाइड, हाँ, इसमें जो इनको 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 लड़कियां हैं, इनको ना ये कभी स्कूल भेजा है, ना तो इनको कोई एजुकेशन मिली है। इनका ये मानना है कि पढ़ाई लिखाई करके लड़कियों को स्कूल भेज के पैसा बर्बाद हो जा है। ठीक है, एक दिन इनको शादी करके कहीं ना कहीं चले ही जाना है, इस वजह से ये कभी भी जो है स्कूल नहीं भेजा है। ठीक है, तो इसके घर में 3 लड़कियां हैं और प्लस एक इसकी सिस्टर है, जिसकी एज कितनी थी? इसकी एज थी 25 ईयर्स, और इसकी अभी शादी नहीं हुई है। 25 साल की एक बहन है जिसकी शादी नहीं हो रही है, और 3 लड़कियां हैं। ठीक है,
तो कुछ इस तरीके की शिवरमन की फैमिली थी। एक बहन है, 3 लड़कियां हैं इसको, एक बेटा है, लड़कियों को कभी स्कूल नहीं भेजा, एक माँ है जो कि विधवा है, 65 साल की उम्र हो चुकी है, 65 की एज हो चुकी है, वो बीमार रहती है, वो मरने का वेट कर रही है। ठीक है, तो ये इसके घर की कंडीशन है। ठीक है, अब इसका जो बेटा है, इसका ये लोग प्लान कर रहे हैं कि स्कूल जाएगा, ये कभी कभी स्कूल चला जाया करता था, आप ही लोगों की तरह है। ठीक है, तो ये कभी कभी जो है स्कूल चला जाया करता था और इसका प्लान किया जाता है कि भैया इसको किसी अच्छे स्कूल में भेजा जाए, है ना, ये पढ़ेगा लिखेगा तब फिर आगे बढ़ेगा, पैसा कमाएगा, कुछ इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो इसको स्कूल भेजने का प्लान ये लोग करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो बहन थी, शिवरमन की जो बहन है, शिवरमन चाहता है कि इसकी बहन की शादी हो जाए। ठीक है, शिवरमन क्या चाहता है कि इसकी बहन की शादी हो जाए, पर ये जो है इसकी शादी नहीं करा पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग गरीब हैं, इसके पास पैसा नहीं है। तो ड्यू टू लैक ऑफ मनी, ड्यू टू लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी की वजह से, गरीबी की वजह से शिवरमन अपनी 25 साल की जो बहन है उसकी शादी नहीं करा पा रहा है। शिवरमन के घर पे इतनी गरीबी है, इतनी ज़्यादा गरीबी है कि शिवरमन के घर वाले 2 टाइम का खाना भी कायदे से नहीं खा पाते हैं, 2 टाइम का खाना भी इनको नसीब नहीं होता है। ठीक है, लेकिन शिवरमन किसी तरीके से पैसा बचा के, पैसा इकट्ठा कर करके ये इतना कर लेता है कि जो इसका लड़का है, छोटा बेटा है, जो भी छोटा है, जिसको स्कूल आगे चल के जाना है, कभी कभार अभी ये प्ले वे ग्रुप वगैरह में होगा, कभी कभार चला जाया करता है। ठीक है, इसको अच्छे स्कूल भेजने के लिए पैसा इकट्ठा कर ले रहा है और प्लस इसको डेली जो है दूध पिलाने के लिए पैसा इकट्ठा कर ले रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फेमिनिस्ट लड़कियों क्या हो रहा है, एनसीईआरटी को बोलो कि ये सब चीज़ें न लिखे, है ना। तो देखो शिवरमन की स्टोरी यही इतनी है कि शिवरमन एक तमिलनाडु के छोटे से गांव में रहने वाला है। वो डेली वेजेस पे काम करता था, एग्रीकल्चर लेबर था, उसको दिन का 50 रुपये मिल जाता था। ठीक है, वो साल में 5-6 महीने काम वाम कर लेता था एग्रीकल्चर फील्ड में। बाकी जब एग्रीकल्चर फील्ड में काम नहीं होता था तो वो कुछ और छोटा मोटा काम जो है अपने शहर में देख लेता था। उसकी वाइफ जो शशिकला थी वो भी थोड़ा बहुत काम में उसकी हेल्प करती थी, वो भी लेबर वाला काम करती थी, एग्रीकल्चर लेबर वाला काम करती थी। लेकिन उसकी जो वाइफ थी उसको कम पैसा मिलता था। पैसा क्यों कम मिल रहा है? क्योंकि वो फीमेल है। ठीक है, उसके बाद शिवरमन के फैमिली में 8 लोग थे, है ना। शिवरमन की एक 65 साल की 65 ईयर ओल्ड उसकी माँ थी जो कि विधवा थी, यानी शिवरमन के पापा की डेथ हो चुकी थी और इसकी माँ बीमार रहती थी और इसकी माँ अपने मौत का इंतजार कर रही है, मतलब ये चाहती थी कि अब ये मर जाएं। ठीक है, गरीबी की वजह से, इतनी ज़्यादा गरीबी है। उसके बाद शिवरमन की एक 25 साल की बहन भी है जिसकी शादी नहीं हो रही है। शिवरमन उसकी शादी करना चाहता है पर उसको पैसा कमी की वजह से नहीं कर पा रहा है और उसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल पा रहा है क्योंकि शिवरमन के पास पैसे नहीं है अच्छे से शादी कराने का। शिवरमन के जो है 4 बच्चे भी हैं जिसमें से 3 लड़कियां हैं और एक लड़का है। जो 3 लड़कियां हैं उन लोगों की एज 1 से लेके 16 के बीच में है, 1 से लेके 16 साल तक की एज के बीच में है। ठीक है, तीनों लड़कियां कभी स्कूल नहीं गई। जो इनका एक लड़का है वो कभी कभार स्कूल चला जाता है, लेकिन शिवरमन ये प्लान कर रहा है कि इसको किसी अच्छे जगह, अच्छे स्कूल में भेजा जाए ताकि ये जाके कायदे से पढ़े लिखे और कोई अच्छी जॉब वगैरह कर ले। शिवरमन गरीबी में इतना ज़्यादा रहता है कि वो 2 टाइम का खाना तक नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन उसको अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जैसे आप लोगों के घर में आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों से उम्मीद करते हैं ना कि अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा, अच्छे जगह इसको भेजें पढ़ने लिखने के लिए, अच्छी फैसिलिटीज़ इसको दिलवाई जाए ताकि ये अच्छे से पढ़े लिखे। वैसे ही शिवरमन के जो पापा हैं वो भी ये चाहते थे कि जो शिवरमन का बेटा है, जो सन है, वो भी अच्छे से पढ़े लिखे, वो भी कायदे से बाहर जाए, ठीक है, हायर एजुकेशन ले। और उसके लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और अपने बेटे के ऊपर या अपने बेटे से उनको इतनी ज़्यादा उम्मीद है कि वो खुद पूरे फैमिली में 2 टाइम का खाना लोग न खा पाते हों, पर अपने बेटे के लिए वो डेली दूध का इंतज़ाम कर लेता है। ठीक है, तो अगर आपके पेरेंट्स भी आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं
ये तो शिव रमन की कहानी है, इसमें उनके पास उतना रिसोर्स नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है, तब वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा है कि अपने बेटे के लिए दूध वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेता है। आप लोगों के पेरेंट्स भी आप लोगों के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हों, है ना। आप लोग इतने गरीब तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपके पेरेंट्स, हर एक पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स क्या, दुनिया के या हिंदुस्तान के जितने भी पेरेंट्स हैं, वो सभी अपने बच्चों के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं ताकि आपको अच्छी एजुकेशन दिलवा पाएँ, आपको अच्छी फैसिलिटीज़ दिलवा पाएँ, है ना, आपको कहीं अच्छे जगह पढ़ने भेजें। बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं बाहर जाके पढ़ रहे होंगे, है ना, बहुत सारे लोग होंगे जो हॉस्टल में रह के पढ़ रहे होंगे। तो पेरेंट्स बहुत सेक्रीफाइस करते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ो लिखो, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप लोग भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, है ना। तो शिव रमन की स्टोरी बस यही इतनी थी, ठीक है। इस स्टोरी से आगे हम लोग बहुत सारी चीज़ अभी सीखेंगे। ये स्टोरी एनसीईआरटी में दी है तो इसके पीछे का कुछ ना कुछ लॉजिक है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। देखिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो टॉपिक हम लोगों का, अगला टॉपिक क्या है, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। अब ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा। देखिए इंडिया में, हमारे भारत देश में हर स्टेट की, ठीक है, हर स्टेट में गरीबी का, पुअर्टी का रेशियो अलग अलग है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें गरीबी बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें गरीबी बहुत कम है ना। तो इंडिया में जितने स्टेट हैं, सारे स्टेट में जो पुअर्टी है वो अलग अलग है, जो प्रोपोर्शन ऑफ पुअर्टी है वो बहुत अलग अलग है। किसी स्टेट में पुअर्टी जो है बहुत ज़्यादा है, किसी स्टेट में पुअर्टी बहुत कम है, ठीक है। लेकिन इंडिया के सारे स्टेट में एक जो कॉमन चीज़ देखी गई है वो ये देखी गई है कि इंडिया के सारे स्टेट में रीसेंट ईयर्स में पुअर्टी जो है, गरीबी जो है, ये कम हो रही है पूरे इंडिया में। इंडिया का कोई भी स्टेट हो, सारे स्टेट में एक कॉमन चीज़ ये देखी गई है कि पुअर्टी कम हो रही है, भले धीरे धीरे हो रही है लेकिन कम हर जगह हो रही है ना। इसका यही मतलब है कि इंडिया धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा आगे क्या है। इंडिया के हर स्टेट में पुअर्टी, गरीबी का रेशियो, गरीबी का प्रोपोर्शन जो है वो अलग अलग है, लेकिन एक जो कॉमन चीज़ देखी गई है हर स्टेट में वो क्या है कि पुअर्टी हर जगह जो है कम हो रही है। हर स्टेट में पुअर्टी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। और हर स्टेट में जो पुअर्टी कम हो रही है, जो गरीबी कम हो रही है, वो भी डिफरेंट है। किसी स्टेट में जो है पुअर्टी बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम हो रही है, गरीबी बहुत तेज़ी से कम हो रही है। किसी स्टेट में धीरे धीरे कम हो रही है, किसी स्टेट में मीडियम स्पीड से कम हो रही है, लेकिन कम हर एक स्टेट में हो रही है इंडिया में। यानी ओवरऑल हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंडिया में जो गरीबी है वो कम हो रही है। किसी स्टेट में ज़्यादा तेज़ी से गरीबी कम हो रही है, किसी स्टेट में ज़्यादा धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन कम हो रही है। और हर स्टेट में पुअर्टी का जो रेशियो है वो अलग अलग है, ठीक है। किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा गरीबी है, किसी स्टेट में बहुत कम गरीबी है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या कह रही है एनसीईआरटी कि इंडिया में गरीबी कम तो हो रही है, ठीक है, और कुछ स्टेट में तेज़ी से भी हो रही है, कुछ में धीरे धीरे भी हो रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें क्या दिया हुआ है कि 2011 और 12 में जो सर्वे हुआ था, 2011 और 12 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो हेड काउंट रेशियो है, हेड काउंट रेशियो, अब ये हेड काउंट रेशियो क्या है इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेड काउंट रेशियो कितने परसेंट पॉपुलेशन जो है हमारे कंट्री की वो पुअर्टी लाइन से नीचे है, पुअर्टी लाइन से कम है। हमारे देश की कितनी परसेंट पॉपुलेशन जो है पुअर्टी लाइन से कम में है, कितने परसेंट पॉपुलेशन हमारी देश की गरीबी रेखा से नीचे है, कितने परसेंट पॉपुलेशन हमारे देश में गरीब हैं, इसी को बोला जाता है हेड काउंट रेशियो। ये जो हेड काउंट रेशियो निकाला गया था इसमें ये बताया गया था
कि इंडिया में 21.9% पॉपुलेशन जो है, इंडिया की 21.9% पॉपुलेशन जो है ये गरीबी से नीचे है, ये पुअर्टी लाइन के नीचे है, ये लोग गरीबी से बहुत ज़्यादा नीचे हैं। ठीक है, इंडिया में पुअर्टी लाइन के नीचे कितनी पॉपुलेशन है, तो वो पॉपुलेशन है 21.9%। ठीक है, ये कब के डाटा से है, ये 2011 और 12 में जो डाटा लिया गया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर इसमें एक चीज़ और कह रहा है, अगली इंपॉर्टेंट बात जो इस पूरे पैराग्राफ में समझाई गई है वो ये समझाई गई है कि इंडिया के कुछ कुछ स्टेट, ठीक है, स्टेट्स, कुछ इंडिया के कुछ कुछ स्टेट्स, जैसे इसका नाम इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा, बिहार, ठीक है, उड़ीसा, आसाम, एमपी मध्य प्रदेश, यूपी। ठीक है, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं, ये इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब स्टेट हैं। ठीक है, इंडिया में अगर बोला जाए कि टॉप 5 स्टेट जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं, पहला बिहार, दूसरा उड़ीसा, तीसरा असम, चौथा एमपी, पांचवा यूपी। ठीक है, तो ये सबसे गरीब है। और दो सबसे गरीब स्टेट कौन है इंडिया के, तो बिहार और उड़ीसा, ये दो सबसे पुअरेस्ट स्टेट हैं इंडिया के, सबसे ज़्यादा गरीब यहीं पे हैं, सबसे ज़्यादा गरीबी जो है इंडिया में बिहार और उड़ीसा में ही है। ठीक है, इसके साथ साथ ये तो हो गई पूरे स्टेट की बात, ध्यान से सुनिएगा। अगर बात करें हम लोग उड़ीसा की, ठीक है, अगर बात करें हम लोग उड़ीसा की, अगर बात करें हम लोग बिहार की, अगर बात करें हम लोग आपके यहाँ क्या नाम है, उड़ीसा, बिहार, एमपी की, ठीक है, और अगर बात करें यूपी की, तो बिहार, उड़ीसा, एमपी, यूपी, ये चार ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे रूरल्स एरिया में रहने वाले यानी गांव में रहने वाले भी गरीब हैं और अर्बन एरिया में भी रहने वाले गरीब हैं, शहर में भी रहने वाले गरीब हैं। ठीक है, तो बिहार, उड़ीसा, असम, एमपी और यूपी, ये पांचों जो हैं ये इंडिया के टॉप 5 पुअर स्टेट में हैं। इसके बाद अगर बात करें कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं इंडिया के जहाँ पे रूरल और अर्बन एरियाज़ में, दोनों गांव में भी शहर में भी, दोनों जगह पुअर्टी अच्छी खासी है, तो बिहार, उड़ीसा, एमपी, यूपी। आसाम इस लिस्ट में नहीं है। आसाम में जो है, जो रूरल एरिया है और जो आपका अर्बन एरिया है, वहाँ पे उतनी ज़्यादा पुअर्टी देखने के लिए नहीं है। मतलब वहाँ की ऐसा नहीं है कि आसाम में रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों जगह पे गरीबी देखने के लिए मिलती है। आसाम के अर्बन एरिया में गरीबी देखने के लिए बहुत नहीं मिलती, लेकिन बिहार, उड़ीसा, एमपी और उत्तर प्रदेश ये ऐसी जगह है जहाँ पे गांव में भी और शहर में भी दोनों जगह पे पुअर्टी देखने के लिए अच्छी खासी मिलती है। ठीक है, ये तो बात हो गई जो पुअर स्टेट्स हैं इंडिया की, वहाँ की। लेकिन इंडिया में कुछ स्टेट ऐसे हैं, इंडिया के कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे पुअर्टी बहुत तेज़ी से कम हो रही है। ठीक है, पुअर्टी बहुत तेज़ी से कम हो रही है। इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स जहाँ पे पुअर्टी बहुत तेज़ी से कम हो रही है, वो सारे स्टेट कौन कौन से हैं? केरला है, ठीक है, केरला है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, गुजरात है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है। ये सारे ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे गरीबी बहुत तेज़ी से कम हो रही है। ये सब ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे गरीबी बहुत तेज़ी से कम हो रही है, जहाँ की पुअर्टी बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है। और ये सब इंडिया के कुछ डेवलप्ड स्टेट भी हैं, जैसे महाराष्ट्र डेवलप्ड है, केरला डेवलप्ड स्टेट है, गुजरात डेवलप्ड है, ठीक है, वेस्ट बंगाल भी डेवलप्ड है, तमिलनाडु कहना ही क्या, अच्छा खासा स्टेट है, आंध्र प्रदेश भी काफ़ी डेवलप्ड स्टेट है। तो ये सारे स्टेट की जो पुअर्टी है, जो गरीबी है,
वो क्या हो रही है, वो बहुत तेज़ी से कम हो रही है। यहाँ इन सारे स्टेट की गरीबी बहुत तेज़ी से कम हो रही है ना। इस वजह से ये सारे स्टेट बहुत तेज़ी से डेवलप भी कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको इसमें याद होना चाहिए या पता होना चाहिए, आपकी नॉलेज को जो इंक्रीज करता है। जैसे पंजाब और हरियाणा, ठीक है, पंजाब और हरियाणा ये दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ की पुअर्टी जो है कम हुई है। ठीक है, हरियाणा और पंजाब ये दो ऐसे, सॉरी, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा ये दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ की पुअर्टी जो है रिड्यूस हुई है। पुअर्टी क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। किस लिए, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई है। यहाँ के एग्रीकल्चर में क्या हुई है, ग्रोथ हुई है, एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई है। पंजाब और हरियाणा ऐसा स्टेट है जहाँ की गरीबी कम हुई है। क्यों, क्योंकि वहाँ का एग्रीकल्चर बढ़ा है, पहली बात। ठीक, दूसरी बात क्या है, केरला, केरला की भी पुअर्टी कम हुई है, केरला में भी गरीबी कम हुई है। क्यों, क्योंकि केरला ने अपने ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज किया है ना। ह्यूमन रिसोर्स याद करिए, चैप्टर 2 में जो पढ़ाया गया था आप लोगों को। ठीक है, तो केरला ने अपने ह्यूमन रिसोर्स का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन किया है, जिस वजह से केरला की जो गरीबी है, केरला स्टेट में गरीबी बहुत तेज़ी से कम हुई है। ठीक है, तो ये रीज़न है केरला स्टेट की गरीबी के कम होने का, क्योंकि केरला ने अपने ह्यूमन रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन किया है। थर्ड स्टेट बंगाल, बंगाल में भी गरीबी कम हुई है। बंगाल में गरीबी कम होने का क्या रीज़न है कि बंगाल में लैंड रिफॉर्म अच्छा खासा किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म बहुत अच्छा खासा किया है बंगाल में, इसलिए बंगाल की भी गरीबी कम हुई है। चौथा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की भी पुअर्टी कम हुई है, गरीबी काफ़ी घटी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स जो है ये काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड जो है ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में बहुत डिटेल में है, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। ठीक है, तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इतने अच्छे से किया गया है कि वहाँ पे भी गरीबी कम हुई है। तो अगर बात करें पंजाब हरियाणा, वहाँ पे गरीबी कम हुई क्योंकि एग्रीकल्चर वहाँ पे बहुत बड़ा है। पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं। ठीक है, वहाँ के किसान बहुत बड़े बड़े किसान हैं, तो वहाँ पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चर की वजह से गरीबी घटी। केरल में भी गरीबी घटी है, क्यों, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का यहाँ पे अच्छे से यूटिलाइजेशन किया गया है। बंगाल की भी गरीबी घटी है, क्यों, क्योंकि बंगाल में लैंड रिफॉर्म अच्छे से किया गया। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की भी गरीबी हटी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स जो था उसके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे की अपनी अगली टॉपिक समझते हैं। अब अगली टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो टॉपिक है ग्लोबल पुअर्टी सिनेरियो। ठीक है, अगली टॉपिक एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और पढ़िएगा। देखिए, ग्लोबल पुअर्टी का मतलब क्या है कि पूरे वर्ल्ड में पुअर्टी का क्या हाल है। जैसे अभी पिछली वाली टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे, इसमें हम लोग इंडिया के बारे में पढ़े थे कि इंडिया के कौन कौन सबसे गरीब स्टेट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पुअर्टी कम हो रही है, जैसे पंजाब, केरला, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारी चीज़ें पढ़े। अब हम लोगों को वर्ल्ड लेवल पे पढ़ना है कि वर्ल्ड में पुअर्टी का क्या सीन है, पुअर्टी कैसी है वर्ल्ड लेवल में। ठीक है, पूरे ग्लोब पे। ठीक है, पूरे ग्लोब पे यानी पूरे वर्ल्ड में क्या क्या है पुअर्टी का सीन, किस जगह क्या है, कैसे है, कौन पूरे ग्लोब लेवल पे पुअर्टी को बताता है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग पूरे वर्ल्ड की पुअर्टी को समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि वर्ल्ड बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक ये बताती है कि पुअर्टी क्या है। ठीक है, पुअर्टी क्या है ये वर्ल्ड बैंक बताती है पूरे ग्लोब लेवल पे। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग
वो सभी लोग पुअर्टी में आते हैं या वो सभी लोग गरीब हैं जो 1.90 डॉलर पर डे नहीं कमा रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो 1.90 डॉलर एक दिन में नहीं कमा पा रहे हैं वो गरीब हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि जो डेली का 1.90 डॉलर नहीं कमा पाता है वो क्या है, वो गरीब है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, इंडिया में जब इंडिया की बात हम लोग कर रहे थे अभी, या जब इंडिया के बारे में, इंडिया में पुअर्टी के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों को एक चीज़ ये समझ में आई थी कि इंडिया में पुअर्टी जो है डिक्लाइन कर रही है ना। इंडिया में पुअर्टी क्या हो रहा है, धीरे 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 डिक्लाइन हो रही है। हर एक स्टेट में पुअर्टी डिक्लाइन हो रही है। हो सकता है धीरे हो रही हो, धीरे धीरे पुअर्टी खत्म हो रही हो, लेकिन इंडिया में पुअर्टी तो खत्म हो रही है। ठीक है, वैसे ही पूरे वर्ल्ड में क्या है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब पे पुअर्टी का क्या है ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, 1990 में पूरे ग्लोब पे 36% पुअर्टी थी, यानी पूरे अर्थ पे 36% लोग गरीब थे 1990 में। लेकिन 2015 में फिर से ये जो है डाटा, नया डाटा आया, जो नई रिसर्च हुई, जो नया डाटा कलेक्ट किया गया, उसके अकॉर्डिंग ये पता चला कि 2015 में पूरे वर्ल्ड में गरीबी जो है कम हो गई है और कम होके 10% पे आ गई है। तो पूरे वर्ल्ड में 2015 के डाटा के अकॉर्डिंग, पूरे वर्ल्ड में 2015 के डाटा के अकॉर्डिंग क्या है, गरीबी सिर्फ और सिर्फ 10% बची है। और 1990 में गरीबी जो है 36% थी पूरे ग्लोब पे, पूरे अर्थ पे। तो अगर हम लोग इससे एक बात, एक कंक्लूजन निकालें, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्लोब पे या हमारे अर्थ पे जो पुअर्टी है, जो गरीबी है, वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। ठीक है, हमारे ग्लोब पे पुअर्टी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, तो अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ कुछ जगह की जो है देखेंगे कि पुअर्टी का क्या हाल है। जैसे सबसे पहली जगह जो हम लोगों को देखनी है वो चाइना की, चाइना में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है, चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के, और उसके बाद चाइना। ठीक है, चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में गरीबी का क्या है। तो अगर यहाँ की बात करें, चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करें, तो यहाँ पे भी पुअर्टी काफ़ी कम हुई है। ठीक है, इन सब जगह पे भी पुअर्टी काफ़ी कम हुई है। क्या रीज़न है, वो क्या वजह है कि इस चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में गरीबी हट रही है? क्योंकि इस जगह के लोग, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के लोग और चाइना के लोग, ये लोग जो है ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और चाइना के जो लोग हैं, इन यहाँ की जो कंट्री है, यहाँ पे गरीबी बहुत तेज़ी से कम हो रही है। और इसका रीज़न ये है कि यहाँ के लोग ह्यूमन रिसोर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे चाइना की, ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ चाइना की बात करें तो 1981 में चाइना में 88.3% गरीबी थी। ठीक है, 1981 में चाइना में 88% लोग गरीब थे। ठीक है, फिर 2008 में जो नया डाटा आया उसमें यह पता चला कि 14.7% लोग ही गरीब हैं चाइना में। इतने जल्दी चाइना ने अपनी गरीबी को कंट्रोल किया, इतने जल्दी चाइना जो है गरीबी से उभरा है। फिर 2019 में जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग 0.6% लोग ही गरीब हैं सिर्फ चाइना में। चाइना में गरीबी 1% से भी कम है 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग। तो चाइना जो है वो गरीबी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। चाइना ने गरीबी को बहुत तेज़ी से पीछे छोड़ा और बहुत तेज़ी से डेवलप करते हुए आगे बढ़ा है। ठीक है, तो ये जो डाटा है ये चाइना का है ना। चाइना में 1981 में 88.3% लोग गरीब थे, 2008 में सिर्फ 14.7% लोग गरीब हैं, 2019 में 0.6% लोग गरीब हैं, यानी 1% से भी कम लोग यहाँ पे अब गरीब हैं। ठीक है, अब अगर अगला बात करें
ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में क्या है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जैसे कि यहाँ पे आता है इंडिया, ठीक है, इंडिया है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, ठीक है, श्रीलंका है, श्रीलंका, नेपाल, ठीक, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज़ को एक साथ क्या बोला जाता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, ठीक है। एशिया के साउथ ईस्ट में कौन कौन सी कंट्री है, एशिया के जो साउथ ईस्ट में कंट्रीज़ हैं उनको बोला जाता है, उन सारे कंट्री को एक साथ बोला जाता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। इसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है और बांग्लादेश है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा आगे की बात, क्या कह रहा है कि इन सब कंट्री में 2005 में 34% लोग गरीब थे, फिर 2014 में गरीबी घट के आ गई है 15.2%, ठीक है। तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सारे जगह पे, इन सब जगहों पे गरीबी कम हो रही है। कैसे पता? क्योंकि 2005 में जो डाटा कलेक्ट किया गया था उस डाटा के अकॉर्डिंग 34% लोग गरीब थे 2005 में। अब ये गरीबी 2014 में कम हो गई है, 15.2 पे आ गई है। एक यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर यहाँ से बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया, सॉरी, बांग्लादेश, पाकिस्तान को हटा दिया जाए तो ये जो 15% गरीबी है ये और कम हो जाएगी। तो गरीबी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में भी देख लीजिए अच्छी खासी गरीबी है, ठीक है, बांग्लादेश में भी गरीबी है। तो अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान को हटा दिया जाए तो ये रेशियो, ये जो परसेंटेज है गरीबी का साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में वो और ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ है चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का, ठीक है। अब अगला जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है सब सहारा रीजन वाले में, सब सहारा अफ्रीका वाला जो रीजन है, सब सहारा अफ्रीकन वाला जो रीजन है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। एक सेकेंड रुकिएगा। अगला जो हम लोगों को पढ़ना था वो कहाँ का पढ़ना था, सब सहारन अफ्रीका का। तो अगर इस एरिया की बात करें, ठीक है, सहारा वाले रीजन की और सहारा के आसपास वाला रीजन और अफ्रीका का, तो यहाँ पे भी जो है हम लोगों को गरीबी, जो पुअर्टी है, ये कम होती हुई दिखी है, ठीक है। ये कैसे कहा जा सकता है? तो देखिए 2005 में यहाँ का जो डाटा आया था, वर्ल्ड बैंक ने जो डाटा कलेक्ट किया था वो ये बताया था कि 51% लोग गरीब हैं 2005 में, ठीक है। फिर 2005 के बाद 2018 का जो डाटा आया है उसमें ये कह रहा है कि गरीबी घट के 40% पे आ गई है, ठीक है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो सब सहारन अफ्रीका का रीजन है वहाँ पे गरीबी जो है वो काफ़ी धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन गरीबी कम तो हो रही है, ठीक है। यहाँ का जो गरीबी कम होने का रेट है वो काफ़ी धीरे है। 2005 से लेकर 2018 तक में सिर्फ और सिर्फ अराउंड 11% के आसपास गरीबी कम हुई है, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा वो नहीं है, बहुत स्लो यहाँ की गरीबी कम हो रही है, ठीक है। फिर तीसरा जो हम लोगों को पढ़ना है, तीसरा जहाँ का पढ़ना है वो है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका, यहाँ का क्या हाल है? देखिए अगर बात करें लैटिन अमेरिका का तो यहाँ पे 2005 के डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे गरीबी जो है वो 10% थी, ठीक है। अब बात करें 2018 की तो यहाँ की गरीबी कम होके आ गई 4% पे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात कहा जा सकता है कि अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए, पूरे ग्लोब लेवल पे देखा जाए तो मैक्सिमम जगह यही देखा जा रहा है कि पूरे ग्लोब पे पुअर्टी क्या हो रही है, पुअर्टी कम हो रही है, गरीबी धीरे धीरे कम हो रही है। और सब कुछ अच्छा चलता रहा तो हो सकता है आने वाले टाइम में गरीबी पूरे तरीके से ख़त्म हो जाए, ठीक है। हो सकता है गरीबी पूरे तरीके से, पूरे दुनिया से, हमारे देश से गरीबी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो चाइना के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सब अफ्रीकन रीजन के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ पे भी गरीबी कम हो रही है, लैटिन अमेरिका में भी गरीबी कम हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए थी कि कैसे कैसे गरीबी कहाँ कहाँ कम हो रही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यूनाइटेड नेशन
यूनाइटेड नेशन ने एक गोल सेट किया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, एक गोल सेट किया है, यूएन ने अपना एक एम बनाया है। उसका ये एम है कि 2030 तक, 2030 तक हम लोगों को गरीबी को ख़त्म कर देना है, हम लोगों को पुअर्टी जो है ये ख़त्म कर देनी है, ठीक है। 2030 तक गरीबी ख़त्म करने का जो टारगेट यूएन ने रखा है, शायद वो टारगेट कंप्लीट हो जाए और 2030 के बाद जो है हम लोगों को गरीबी न देखनी पड़े हर जगह, पूरे ग्लोब पे। कुछ कुछ जगह होगी तो हो सकता है रहे, लेकिन मैक्सिमम जगह जो है गरीबी कम हो जाएगी, ये यूएन ने बोला है, ठीक है। यूएन का ये टारगेट है कि गरीबी को हम लोगों को ख़त्म कर देना है। अब देखिए ये जो ग्राफ है, वर्ल्ड बैंक का ये जो ग्राफ है, यहाँ पे जो हम आप लोगों को चीज़ें सिखाए थे, है ना, बताए थे कि साउथ एशिया में क्या है, लैटिन अमेरिका में क्या है, सब अफ्रीका रीजन में क्या है, ठीक है, चाइना में क्या है, ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन में क्या है, ये वहाँ का ग्राफ है। देखिए अगर आप इस सारे ग्राफ को एक तरीके से देखेंगे, एक सेकेंड, कलर चेंज, ब्लैक, अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे चाइना का ब्लू वाला, ये देखिए चाइना में भी गरीबी क्या हो रही है, यहाँ पे देखिए कम होती जा रही है। इस ग्राफ में ये दिख रहा है कि यहाँ पे गरीबी क्या हो रही है, कम हो रही है। चाइना की गरीबी कम हुई, देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये जो ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे चाइना का ग्राफ कैसे हो रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। ये देखिए गरीबी का यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है, इस तरीके से नीचे जा रहा है। 2019 तक में नीचे आ गया है चाइना का ग्राफ, ठीक है। ये देखिए ये वाला, ठीक है। तो चाइना में भी गरीबी कम हो रही है, ठीक है। अमेरिका वगैरह में भी देख लीजिए, अमेरिका भी गरीबी जो है यहाँ पे कम होती हुई दिख रही है, ठीक है। अमेरिका भी गरीबी में अच्छा खासा सुधार कर रहा है, ठीक है। फिर सब अफ्रीकन सहारन रीजन में भी देखिए, यहाँ का भी ग्राफ यही बता रहा है कि यहाँ की भी गरीबी कम हो रही है। जो ब्लिंक कर रहा है उसको देखिए, ये वाला ग्राफ भी यही बता रहा है कि यहाँ पे भी गरीबी कम हो रही है। ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन की भी गरीबी देखिए यहाँ पे कम होते हुए दिख रही है, ठीक है। उसी तरीके से साउथ एशिया की भी गरीबी कम होती हुई दिख रही है। इससे ओवरऑल ये हम लोग कह सकते हैं कि लगभग सारे जगह की गरीबी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। और जो यूएन का टारगेट है कि 2030 तक में पुअर्टी को, गरीबी को पूरे तरीके से ख़त्म करना है, पुअर्टी को एंड करना है, शायद वो चीज़ हो जाए, ठीक है। फिर कोई गरीब नहीं बचेगा। इसके साथ साथ हम लोगों का ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है और जो अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है कॉजेज़ ऑफ पुअर्टी। वो क्या क्या रीज़न है जिससे के वजह से गरीबी आती है। तो देखिए गरीबी का कोई एक रीज़न नहीं है, हार्ड एंड फास्ट हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि गरीबी का ये रीज़न है। गरीबी के बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग इंडिया लेवल की बात करेंगे, है ना, भारत में इंडिया में गरीबी क्यों है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है जिसके वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंडिया में गरीबी है, वो ये है कि हम लोगों के भारत देश पे, इंडिया में अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटिश रूल था, ठीक है। ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज करके रखा था, है ना। तो ब्रिटिशर्स जो है जब इंडिया में रूल कर रहे थे तो वो लोग यहाँ की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, इंडिया की जो खुद की इंडस्ट्रीज़ थी, उन सारे इंडस्ट्रीज़ को ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया। दूसरा, इंडिया जो अपना ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट वगैरह से या टेक्सटाइल से पैसा कमाता था, उसको भी ब्रिटिशर्स ने पूरे तरीके से ख़राब कर दिया। जब इंडिया की टेक्सटाइल ख़राब कर दी ब्रिटिशर्स ने, इंडिया का जो है जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी उसको ख़त्म कर दी, है ना। उसके साथ साथ इंडिया का जो एग्रीकल्चर था ब्रिटिशर्स ने उसको भी ख़त्म कर दिया। जब इंडिया का एग्रीकल्चर ख़त्म किया, टेक्सटाइल ख़त्म किया, जो यहाँ का हैंडक्राफ्ट था उसको भी ख़त्म कर दिया। जब ये इतनी चीज़ें ब्रिटिशर्स इंडिया की ख़त्म कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इकॉनमी का डेवलपमेंट नहीं होगा, इकॉनमिक डेवलपमेंट इंडिया का नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया में जितने भी रॉ मटेरियल है उन सारे रॉ मटेरियल को इंडिया से लूट के ब्रिटेन भेज दिया करते थे, ठीक है। इंडिया से लूट के क्या करते थे, ब्रिटेन भेज दिया करते थे। अब इंडिया का रॉ मटेरियल ब्रिटेन चला जा रहा है और इंडिया की सारी टेक्सटाइल की फैक्ट्री बंद हो रही है, जो दूसरी फैक्ट्री है वो बंद हो रही है, इंडिया का एग्रीकल्चर भी ये लोग ख़राब कर दिए। तो कहाँ से इकॉनमिक डेवलपमेंट होगा, इकॉनमिक डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, जिसके वजह से इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा आ गई।
और जो भी इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स थे, टेक्सटाइल में काम करने वाले वर्कर्स थे, एग्रीकल्चर में काम करने वाले वर्कर्स थे, ठीक है, इन लोगों के पास अब कोई काम नहीं बचा। जब कोई काम नहीं है, जब कोई काम नहीं है तो कोई इनकम भी नहीं होगी, कोई इनकम भी नहीं होगी, ना काम है ना इनकम है, तो जाहिर सी बात है इसका रिजल्ट एक ही निकलेगा और वो रिजल्ट था पुअर्टी। वो रिजल्ट क्या था? गरीबी। तो एक तो रीज़न ये है कि इंडिया में गरीबी क्यों है। सबसे पहला रीज़न, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर करके ब्रिटेन भेजा और इंडिया का जो लोकल इकॉनमी जिससे चलती थी, जैसे टेक्सटाइल हो गया, हैंडक्राफ्ट हो गया, ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट हो गया, जो इंडिया का एग्रीकल्चर था, इन सबको ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया। तो पहला रीज़न तो ये है इंडिया में पुअर्टी का, ठीक है। अब बात करें अगर दूसरा रीज़न क्या है इंडिया में पुअर्टी का, तो इसको समझिए। देखिए, जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे, है ना, ब्रिटिशर्स जब इंडिया को छोड़ के गए तो इंडिया में वो एक बहुत प्यारा गिफ्ट देके गए जो है पुअर्टी। अंग्रेज जब इंडिया को छोड़ के गए तो इंडिया को गिफ्ट के तरह से अंग्रेजों ने बहुत सारी चीज़ दी, जैसे इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया, है ना, इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड किया, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया, हम लोगों को डिवाइड कर दिया, कास्ट सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा डिवाइड कर दिया। ये सब अंग्रेजों की देन है, ठीक है। इंडिया में डिवाइड किया, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड किया, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान बना दिया, ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स की है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इसको अब और समझिएगा। और इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स ने दो और खतरनाक चीज़ की यहाँ पे। वो क्या की? एक तो यहाँ का एग्रीकल्चर ख़त्म कर दिया, एग्रीकल्चर पूरे तरीके से ख़राब कर दिया। दूसरी चीज़, पुअर्टी दे दी, गरीबी दे दी, है ना। तो एग्रीकल्चर और पुअर्टी भी देख, एग्रीकल्चर खराब, एग्रीकल्चर खराब और पुअर्टी भी देखे गए, जिसके वजह से इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हुई। अब पहले हम लोग पुअर्टी को समझ लेते हैं कि क्या हुआ था। देखिए, इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा आ गई थी, ठीक है, और उसी टाइम में इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, वो पॉपुलेशन अचानक से बढ़ी, पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ। पॉपुलेशन में जब ग्रोथ हो रहा है और इस टाइम इंडिया के लोगों के पास कोई काम नहीं है, कोई भी वर्क नहीं है, कोई भी काम नहीं है, जब काम नहीं है करने के लिए तो पैसा भी नहीं आएगा, इनकम भी नहीं आएगी, बिना काम के पैसा तो मिलेगा नहीं, काम नहीं है, इनकम भी लेस है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई और लोगों के पास काम नहीं था करने के लिए, इस वजह से भी इंडिया में पुअर्टी जो है क्या हुई? इंक्रीज हुई। पहला रीज़न ब्रिटिशर्स के वजह से इंक्रीज हो रही है। दूसरा रीज़न क्या है? पॉपुलेशन जब ग्रोथ हुई उसके वजह से भी गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। तीसरा रीज़न क्या है? तीसरा रीज़न ये है कि आप सभी लोगों को मालूम है कि एग्रीकल्चर को भी ख़राब कर दिया था अंग्रेज़ों ने। इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो भी ख़राब कर दिया था। ये लोग यहाँ की ज़मीन को ख़राब कर दिए थे, इंडिगो उगा के, कॉटन उगा के इंडिगो की खेती करते थे, अफीम की खेती करते थे, ओपीएम की खेती करते थे और इंडिगो की खेती करते थे, जिसके वजह से ज़मीन ख़राब हो जाती थी। तो एग्रीकल्चर भी ख़राब हो चुका था इंडिया का। अब इंडिया का जब एग्रीकल्चर ख़राब हो चुका था तो उसके वजह से भी गरीबी आएगी, ठीक है। लेकिन फिर इंडिया के एग्रीकल्चर को अच्छा करने के लिए हमारे देश की गवर्नमेंट और साइंटिस्ट ने कुछ सुझाव दिए, ठीक है, और एक नया रेवोल्यूशन लेके आया जिसका नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। नाम क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। एग्रीकल्चर जो खराब हो गया था इसको सही करने के लिए इंडिया के साइंटिस्ट और गवर्नमेंट क्या लेके आए? ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या करते थे? HYV सीड का यूज़ करते थे। HYV सीड क्या होती थी? तो ये एक तरीके की सीड थी जिसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। H से हाई, Y से विल्डिंग, V से वैरायटी सीड। हाई विल्डिंग वैरायटी सीड या HYV सीड आया, जिसके वजह से एग्रीकल्चर में तो ग्रोथ हुई। एग्रीकल्चर में क्या हुई? एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई। HYV सीड काम कैसे करती थी? ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ आप ले लीजिए HYV सीड, एक तरफ ले लीजिए आप नॉर्मल सीड। तो नॉर्मल सीड को अगर आप खेत में लगाते हैं, ठीक है, अगर आप नॉर्मल सीड को खेत में लगा रहे हैं, उससे जो पौधा क्रॉप आ रहा है, हो सकता है उसमें अगर आप मान लीजिए चावल लगाए हैं, धान लगाए हैं, तो हो सकता है उससे
10 या 20 दाने धान के निकले, लेकिन अगर आप HYV सीड लगा रहे हैं तो हो सकता था 25-30 दाने निकलते थे। यानी जो इस सीड को लगाते थे ना, उससे जो प्रोडक्शन होता था एग्रीकल्चर का वो बढ़ जाता था। ठीक है, तो HYV सीड के वजह से प्रोडक्शन तो एग्रीकल्चर का बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन इसके साथ एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये निकला कि ये इंडिया के कुछ कुछ स्टेट में ही सिमट के रह गया। जैसे यूपी में था ये, और हरियाणा और पंजाब वगैरह के साइड, यूपी, हरियाणा और पंजाब, ये इतने जगह में ही ये HYV सीड का जो है HYV सीड सिमट के रह गया। इसको हर कोई खरीद नहीं पा रहा था। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है जॉब वैसे भी नहीं थी, बहुत कम लोग खेती करते थे। जो बड़े बड़े किसान थे, जो छोटे मोटे किसान थे, वो लोग HYV सीड खरीद नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था कि वो सीड खरीदें, फर्टिलाइज़र खरीदें, खाद खरीदें और ये सब सीड वगैरह खरीदें। तो इसलिए छोटे किसानों को इससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन जो बड़े किसान थे और यूपी, हरियाणा और पंजाब वाले बेसिकली जो किसान थे, उनको इस ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत फायदा हुआ। ठीक है, तो ये एक रीज़न है। ये तो सुधार किया गया जो एग्रीकल्चर में खराब हुई थी उसकी। चौथा रीज़न क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, एग्रीकल्चर बचा नहीं, इंडस्ट्री बची नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो खराब हो चुकी है। तो अब जॉब का 2 सेक्टर और बच रहा है। एक बच रहा है पब्लिक सेक्टर, है ना, एक बच रहा है पब्लिक सेक्टर और दूसरा बच रहा है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे क्या हुआ था, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, अगर बात करें हम लोग पब्लिक सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर में जो है बेसिकली जो गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट का काम है। अब ऐसा तो गवर्नमेंट कर नहीं सकती कि जितने लोग देश में पड़े हैं, जितने बेरोजगार देश में पड़े हैं, सबको उठा के जॉब दे दे। ठीक है, सबको तो जॉब नहीं मिल सकती, और इस टाइम पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी। पॉपुलेशन भी क्या थी, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी, और जॉब सबको दी नहीं जा सकती थी। सेम ऐसा ही जो है प्राइवेट सेक्टर में भी था। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर वाले भी सबको नौकरी तो दे नहीं सकते, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो सबको नौकरी नहीं मिली। तो जब बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिली, तो उनके पास फिर से कोई इनकम नहीं बची। जब इनकम नहीं बची तो जाहिर सी बात है गरीबी बढ़ेगी। ठीक है, तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्या हुआ कि जॉब अपॉर्चुनिटी तो थी, पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी उस टाइम कि सबको जॉब नहीं दी जा सकती थी, है ना। तो अगर एक कंक्लूज़न हम लोग निकालें यहाँ से, अगर एक कंक्लूज़न यहाँ से हम लोग निकालें, तो कंक्लूज़न ये निकलता है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर, इंडिया का एग्रीकल्चर और इंडिया का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों ने जॉब तो क्रिएट किया, लेकिन वो जो जॉब क्रिएट किया वो बहुत कम जॉब था। और इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया एग्रीकल्चर में जॉब क्रिएट किया, लेकिन वो बहुत कम जगह थी, कुछ जगह ही थी, तो जॉब कम जनरेट हुई एग्रीकल्चर में। और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जॉब थी, लेकिन कितने लोगों को वो जॉब देंगे, क्योंकि देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उतने सारे लोग हैं, तो सबको तो जॉब दे नहीं देंगे। तो बहुत कम जॉब थी एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जॉब बहुत कम है, तो सबको तो नौकरी मिल नहीं सकती। तो जो कुछ लोग जिनको नौकरी नहीं मिली, ठीक है, ना तो प्राइवेट सेक्टर में ना तो पब्लिक सेक्टर में, वो लोग क्या किए, वो लोग अपना ज़िंदगी बिताने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए कह सकते हैं, या अपना डेली खाना उन लोग को 2 टाइम मिल जाए, वो लोग रिक्शा चलाना शुरू कर दिए। ठीक है, रिक्शा चलाना शुरू कर दिए। वो लोग जो है घूम घूम के सब्जी बेचना शुरू किए, वेंडर्स बन गए वो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के काम में जाने लगे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बन गए, है ना। कुछ लोग जो है डोमेस्टिक सर्वेंट बन गए, किसी के यहाँ जाके नौकर बन गए हैं। ठीक है, डोमेस्टिक सर्वेंट बन गए हैं, है ना, नौकर बन गए हैं। अब इन लोगों की, जो लोग ये सारा काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, घूम घूम के सब्जी बेच रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के साइट पे जाके लेबर वाला काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ नौकर बन के काम कर रहे हैं, इन लोगों की इनकम तो बहुत ऐसा नहीं है ज़्यादा होगा, बहुत कम पैसा कमाते हैं, इनकम बहुत कम होती है। जब इनकी इनकम कम होगी तो जाहिर सी बात है इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
गिरेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरेगा तो ये लोग झुग्गीज में रहेंगे, है ना, बहुत साफ़ सुथरा इन लोगों को जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए, साफ़ पानी नहीं मिलेगा, इन लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं मिलेगी, मेडिकेशन टाइम पे नहीं मिल पाएगा, अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाएगा। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मिलके क्या करने लगी, ये सारी चीज़ें मिलके पुअर्टी को इन्विटेशन दे दी और ज़्यादा, तो इस वजह से जो है पुअर्टी भी बढ़ी। अब ध्यान से सुनिएगा, अब एक साइड क्या हुआ, एक साइड तो कुछ लोग हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फ़ायदे से बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर लिए, है ना, अच्छा खासा पैसा कमा लिए। एक साइड है जो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में जाके पैसा कमाए, इनको इनकम मिली, इन लोगों को ठीक ठाक इनकम मिल रही थी, है ना। वहीं दूसरे साइड कौन है, सेकंड साइड कौन है, सेकंड साइड है रिक्शा चलाने वाले, वेंडर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले वर्कर हैं, सर्वेंट हैं, नौकर लोग हैं। ये लोगों के पास पैसा नहीं है, इनके पास टाइम के साथ साथ, ध्यान सुनिएगा, ये जो पहली कैटेगरी है इनके साथ टाइम के साथ साथ इनकी इनकम इंक्रीज होती गई, पैसा बढ़ता गया, इनकी इनकम टाइम के साथ साथ कम होती गई, ठीक है, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम होता गया, है ना, इनकी इनकम टाइम के साथ बढ़ती गई। तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया, जिसके वजह से इनकम इनइक्वालिटी आ गई, है ना, इनकम इनइक्वालिटी आ गई, यानी गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो गए और अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, ठीक है। तो इनकम इनइक्वालिटी भी एक रीज़न है जिसके वजह से पुअर्टी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसके बाद अगला जो रीज़न है पुअर्टी बढ़ने का, वो है कि लैंड रिसोर्स की कमी, ठीक है। एक तो लैंड रिसोर्स इंडिया में लिमिटेड है, उसमें से कुछ लोगों के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है और कुछ लोगों के पास ज़मीन कम है, कुछ लोगों के पास ज़मीन है ही नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे पालमपुर वाला, चैप्टर फर्स्ट में पालमपुर में था ना ज़मीन के बारे में, कि कुछ हैं जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है गांव में, कुछ हैं जिनके पास ज़मीन कम है, कुछ है जिनके पास ज़मीन है ही नहीं, दूसरों के यहाँ काम करते हैं। तो ज़मीन का जो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या जो लैंड रिसोर्स है, उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ी है। और तीसरा है सोशियो कल्चर फैक्टर, सोशियो कल्चर फैक्टर। सोशियो कल्चर फैक्टर क्या है कि सोसाइटी और कल्चर को करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, हाई कॉस्ट लगती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को शादी करना है ना, किसी की शादी है, तो वो शादी कैसे करेगा, अच्छा खासा एक मैरिज लॉन देखेगा, है ना, उस मैरिज लॉन में जाके शादी करवाएगा, अच्छी कार मंगवाएगा। तो जो भी रिलीजियस सेरेमनी है या जो सोशियो कल्चर फैक्टर है, जो सोसाइटी को दिखाने के लिए किया जा रहा है या जो रिलीजियस के पर्पज से किया जा रहा है, उन सब का कॉस्ट जो है बहुत हाई रहता है। इसके वजह से भी गरीबी जो है बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जैसे वो होता है ना कि आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि शादी करेंगे तो किसी पैलेस टाइप होटल में जाके करेंगे, है ना, शादी करेंगे तो एकदम कोई विंटेज कार में विदाई करेंगे, उल्टी सीधे शौक करेंगे, हेलीकॉप्टर से जो है विदाई करवाएंगे। ये सारी चीज़ें एक मिडिल क्लास फैमिली जब करेगी तो क्या होगी, वो गरीबी ना होती जाएगी। वो अपने शौक पूरा करने के लिए, अपने बच्चों का शौक पूरा करने के लिए करा देते हैं, या सोसाइटी में थोड़ी सी रिस्पेक्ट, बस इतनी सी रिस्पेक्ट कि 3-4 दिन चर्चा हो कि अरे भैया उनके घर जो शादी हुई थी उसमें हेलीकॉप्टर से विदाई हुई, है ना, महलों में जाके बड़े बड़े रिजॉर्ट में जाके शादी कर रहे हैं। तो इन सब से पैसा कम हो रहा है। जब इन सब से इनकम जो है कम होगी तो जाहिर सी बात है गरीबी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और ये सारी चीज़ें वही लोग करें तो अच्छा रहेगा, या वही लोग करते हैं जिनके पास ऑलरेडी है। अब जो पहले से ही बचपन से महल में रह रहा है, वो अपनी शादी महल में करे तो ठीक है भैया, उसको शादी के बाद भी वहीं जाके रहना है ना। अब हम लोग, तुम लोग मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, रहना आके घर में है वही 2 BHK फ्लैट में है, और शादी करवाएंगे महल में, है ना, पैलेस में जाके, रिजॉर्ट में जाके, कोई मतलब नहीं इन सब का। तो इन सब से भी पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है, ठीक है। या जो भी सोशियो कल्चर फैक्टर है या रिलीजियस सेरेमनी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ है, ठीक है। इन सब में बहुत ज़्यादा पैसा लगा, जिसके वजह से भी गरीबी इंडिया में अच्छी खासी आई थी, ठीक है। तो ये सारे रीज़न थे जिसके वजह से इंडिया में पुअर्टी बहुत ज़्यादा है, या इनकम इनइक्वालिटी जिन सब चीज़ों के वजह से बढ़ी है।
आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो है एंटी पुअर्टी मेजर। ठीक है, किस तरीके से हम लोगों को गरीबी हटा सकते हैं, एंटी पुअर्टी मेजर, किस तरीके से गरीबी को हटाया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर बात करें गरीबी को हटाने का, तो गवर्नमेंट जो हमारे देश की सरकार है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है गरीबी को, पुअर्टी को 2 तरीके से हटा सकती है। ठीक है, हमारे देश की सरकार जो है गरीबी को 2 तरीके से हटा सकती है। पहला, पूरे कंट्री का, पूरे के पूरे कंट्री की इकॉनमी का, ठीक है, पूरे के पूरे कंट्री की इकॉनमी का ग्रोथ कर दे, तो ये एक तरीका है जिससे गरीबी कम हो सकती है। ठीक है, दूसरा तरीका देश की गरीबी कम करने का यह है कि एंटी पुअर्टी प्रोग्राम चलाए। एंटी पुअर्टी प्रोग्राम, जैसे गरीबी हटाओ योजना है, ठीक है, नरेगा योजना है, मनरेगा योजना है। ठीक है, तो जो पॉलिसीज़ और स्कीम है जो गरीबों के लिए ही स्पेशली डिज़ाइन की जाती है, ऐसी गवर्नमेंट और ज़्यादा स्कीम लाए। ठीक है, गरीबी को ख़त्म करने की गवर्नमेंट स्कीम लेके आए अलग अलग। दूसरा, पूरे कंट्री की इकॉनमी को ग्रो कराए। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट ये दोनों काम एक साथ करती है कि कंट्री की इकॉनमी की ग्रोथ करा रही है और उसके साथ साथ एंटी पुअर्टी प्रोग्राम भी चला रही है गरीबों के लिए गरीबी दूर करने के लिए स्कीम और प्रोग्राम भी ला रही है, तो ये सारे रीज़न, इन दोनों चीज़ों के वजह से गरीबी बहुत तेज़ी से कम हो सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम चलाए जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गरीबी कम कर रहे हों। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गरीबी कम कर रहे हो, ऐसे प्रोग्राम चलाए। दूसरा, देश की इकॉनमी को अगर बढ़ाएगी तो जाहिर सी बात है जो पुअर्टी है, जो गरीबी है, वो अपने आप रिड्यूस होगी। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट कम कर सकती है गरीबी को। उसके साथ साथ इकॉनमिक ग्रोथ के साथ साथ गवर्नमेंट जो है ये ट्राई करे कि ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे। गवर्नमेंट अगर ह्यूमन रिसोर्स पे अच्छा खासा इन्वेस्ट करेगी तो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनको जॉब मिलेगी तो उससे उनको सैलरी मिलेगी और उनकी इनकम बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स पे भी काम करके गवर्नमेंट देश की इकॉनमी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इकॉनमी को बढ़ाने का एक और तरीका है कि गवर्नमेंट जो है एजुकेशन को अच्छा कर दे, है ना, सबको ये कर दे कि आप सभी लोग अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जैसे अभी हम लोग शिव रमन का केस देखे थे, तो उसमें वो क्या करता है, वो कहता है कि यार लड़के को पढ़ाएंगे हम अपने, लड़की को नहीं बढ़ाएंगे। शिव रमन क्या बोला, ये बोले थे ना, भैया लड़की को पढ़ा के क्या होगा, लड़की को तो शादी के बाद चले जाना है, तो उसके पढ़ाई लिखाई कोई मतलब है नहीं, घर में जाके उसको चौका बेलना करना है, खाना वाना बनाना है। तो इसलिए वो अपने लड़की को नहीं पढ़ाया था, लड़के की पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहा था, है ना। तो अगर इसको देखा जाए तो गवर्नमेंट देश की इकॉनमी किस तरीके से कम कर सकती है, पहला तो इकॉनमी का ओवरऑल डेवलपमेंट करे तो गरीबी अपने आप कम हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरा, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करेगी, तो ह्यूमन रिसोर्स में अपने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे, अपने यहाँ एजुकेशन प्रमोट करे, बॉयज़ में भी, लड़कों को भी अच्छे से पढ़ा लिखाए और लड़कियों को भी, कोई डिस्क्रिमिनेशन न करे एजुकेशन में, लड़का लड़की में। तो ये सारे रीज़न हैं या ये सारे वो तरीके हैं जिससे पुअर्टी को कम किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट कौन से प्रोग्राम चलाती है, कौन से वो एंटी पुअर्टी प्रोग्राम है। ठीक है, एंटी पुअर्टी प्रोग्राम, APP, एंटी पुअर्टी प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है गरीबी को दूर करने के लिए, है ना। हम लोगों को उसमें से कुछ पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहला है नरेगा। ठीक है, सबसे पहला क्या है, नरेगा। नरेगा फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट। ठीक है, सबसे पहला क्या है, नरेगा। नरेगा का फुल फॉर्म नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो स्कीम या ये जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, इस प्रोग्राम में सबसे पहली बात तो इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट 2005 में लॉन्च की। 2005 में गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को स्टार्ट की। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि जितने भी लोग गांव में हैं,
ठीक है, जितने भी गांव में रहने वाले लोग हैं उन सभी लोगों को हम साल का 100 दिन में काम देंगे। जैसे साल में 365 डेज होते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है 365 डेज में से हम गांव में रहने वाले सभी लोगों को 100 दिन का काम दिलवाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो गवर्नमेंट ये इसमें की। अब ये जो प्रोग्राम है ये 6000 डिस्ट्रिक्ट में चला था। ठीक है, और 6000 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम चला था, और इन सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गांव हैं उन सारे गांव में रहने वाले लोगों को मिनिमम 100 दिन का काम मिलेगा साल में। ठीक है, और इस प्रोग्राम में वुमेन्स के लिए भी एक अलग से व्यवस्था की गई थी। क्या बोला गया था कि जितना काम होगा उसका 1/3 वर्क जो होगा, 1/3 1/3 वर्क जो रहेगा वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेगा, वो वुमेन्स के लिए रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो प्रोग्राम था इसका क्या नाम था? नरेगा। नरेगा कब स्टार्ट हुआ था? 2005 में। इसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट। इसमें यह है, गवर्नमेंट ये कहती है कि हम साल के 365 दिन में, एक ईयर में 365 डेज होते हैं, इस 365 डेज में से 100 डेज हम सभी को काम देंगे। ठीक है, ये 6000 डिस्ट्रिक्ट में चलेगा। और इस प्रोग्राम में ये भी था कि जो भी काम रहेगा उसका 1/3 काम जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये जो स्कीम थी इस स्कीम का नाम था नरेगा। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे स्कीम पे। दूसरी स्कीम जो हम लोगों की है उस दूसरे स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये जो स्कीम थी ये स्कीम आई थी 1993 में। ठीक है, 1993 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। अब ध्यान से सुनिएगा, इस स्कीम में ये था, गवर्नमेंट ये स्कीम इसलिए लेके आई थी कि गवर्नमेंट चाहती थी कि हर आदमी जो भी पढ़ा लिखा युवा है, ठीक है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। ठीक है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड बने, खुद से वो कुछ काम शुरू करे और अपना मालिक खुद बने, कुछ छोटा मोटा काम शुरू करे और अपना मालिक खुद बने। तो ये क्या था कि जितने भी एजुकेटेड लोग थे, जो भी एजुकेटेड यूथ था, जो भी पढ़े लिखे यूथ थे, उन सभी लोगों के लिए गवर्नमेंट जो है हेल्प करती थी। कोई बिजनेस स्टार्ट करने में या कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करने में गवर्नमेंट जो है पढ़े लिखे लोगों को कोई बिजनेस या कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए हेल्प करती थी। कहाँ के लोगों के? जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, हो सकता है वो गांव के हों, रूरल एरिया के हों या किसी छोटे शहर के हों। स्मॉल टाउन या रूरल एरिया, किसी गांव के या छोटे शहरों में जो भी पढ़े लिखे आदमी थे, जो भी पढ़ा लिखा यूथ था, उनके लिए गवर्नमेंट 1993 में एक योजना लेके आई थी जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इसमें ये बोला गया कि भैया अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी इस स्कीम के तहत आपका बिजनेस और इंडस्ट्री सेट करने में। हो सकता है थोड़ा मोड़ा लोन दे, हो सकता है आपको ट्रेनिंग वगैरह दे, फिर आप आगे चल के काम करें। इस तरीके का इसमें ट्रेनिंग वगैरह दी जाती थी। ठीक है, तो ये दूसरी स्कीम थी। थर्ड स्कीम जो हम लोगों को पढ़ना है वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये कब स्टार्ट हुई थी? तो ये जो स्कीम है ये स्कीम आई थी 1999 में। ठीक है, ये 1999 में आई थी। इस स्कीम को बेसिकली रखा गया था जो विलेज में रहते हैं, जो रूरल एरिया में रहते हैं, उनके लिए, जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लॉन्च करती है 1999 में जिसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसमें होता क्या था, ध्यान समझिएगा। इसमें ये बोला गया कि हम लोग क्या करेंगे, विलेज में जो छोटे छोटे गांव हैं, जो गांव वाले एरिया हैं, विलेज में हम लोग प्रमोट करेंगे बिजनेस को, इंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करेंगे, इंटरप्राइजेज, नई नई इंटरप्राइजेज, नया नया बिजनेस सेटअप करेंगे गांव लेवल पे। ठीक है, तो ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था इसको 1999 में लॉन्च किया गया था। तो 1999 में लॉन्च किया गया था, गांव के लोगों के लिए लॉन्च किया गया था। इसमें ये बोला गया था कि विलेज लेवल पे हम लोग प्रमोट करेंगे बिजनेस वगैरह, जो इंटरप्राइजेज होती हैं गाँव के लेवल पे उसको हम लोग
प्रमोट करेंगे। किस तरीके से प्रमोट करेंगे? तो हम लोग लोन देंगे, गवर्नमेंट लोन देगी, गवर्नमेंट जो है बैंक से बोलेगी कि आपको बैंक लोन देगा आपका एंटरप्राइज सेट करने में, आपका बिजनेस चालू करवाने में। उसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी वगैरह भी देगी। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी? सब्सिडी भी देगी और कुछ लोन भी प्रोवाइड करेगी। ये था हमारी थर्ड योजना। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। फिर इसके बाद चौथी चीज़ जो है वो है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें क्या था? इसको 1995 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसमें यह था कि 25 लाख नई जॉब दी जाएगी। ठीक है, 25 लाख लोगों को नई नौकरी दी जाएगी जो कि गांव में रहते हैं। ठीक है, जो भी गांव में रहने वाले हैं उनको, गांव में रहने वाले लोगों के लिए 25 लाख नई नौकरी निकाली गई थी 1995 में। ये स्कीम ये बोलती थी। ठीक है, तो ये जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम था उसमें ये बोला गया था कि 25 लाख नई नौकरी दी जाएगी गांव में रहने वाले लोगों को। ये 1995 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, PMGY, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये जो है इसको 2000 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2000 ईयर में लॉन्च किया गया। इसका ये था कि गांव में रहने वाले जो भी हैं, रूरल एरियाज में रहने वाले जो भी लोग हैं, इन सभी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना। ध्यान से सुनिएगा, 2000 के ईयर में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में ये बोला गया कि गांव में रहने वाले जो भी लोग हैं उन सभी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया जाएगा। कैसे? तो गांव में हेल्थ के लिए हॉस्पिटल वगैरह खोला जाएगा, गांव में एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, गांव में पानी दिया जाएगा, गांव में इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा। ये सारा काम किया जाएगा गांव में, ताकि गांव वालों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। ठीक है, फिर उसके बाद 6 प्रोग्राम जो है संपूर्ण, एक सेकेंड, ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये जो है इसको 2001 में लाया गया था। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें ये था कि जितने भी लोग हैं गांव में, जितने भी लोग गांव में हैं और वो काम करना चाहते हैं, उन लोगों को वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जो भी वेज वगैरह पे काम करने वाले लोग हैं गांव में, उन सभी लोगों को वेजेस वाली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारी कुछ स्कीम है। ये जो 6 स्कीम आपको बताएं, इसमें से एटलीस्ट 5 तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। तो ये जो सारी स्कीम है, ये सारी स्कीम है जिससे गवर्नमेंट क्या करती है? पुअर्टी को कम करती है। ठीक है, गवर्नमेंट के ये सारे प्रोग्राम हैं जिससे गवर्नमेंट पुअर्टी को कम करती है। ये एंटी पुअर्टी प्रोग्राम है। और गवर्नमेंट इकॉनमी कैसे बढ़ा सकती है? तो ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करके। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन पे ज़्यादा काम करके, और बॉयज़ और गर्ल्स को अच्छा एजुकेशन देके बिना कोई भेदभाव किए। तो ये सारे कुछ गवर्नमेंट के स्कीम हैं या प्रोग्राम हैं, जैसे नरेगा हो गया, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना हो गया। ठीक है, इसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो गया। इसके बाद चौथा आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम हो गया। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हो गया, है ना। तो ये सारे आपके कुछ कुछ जो एंटी पुअर्टी मेजर स्कीम्स हैं वो सारी चल रही हैं। सबसे आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का है कि चैलेंजेस अहेड, आगे आने वाले टाइम में हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग एक चीज़ तो ये पढ़े थे कि इंडिया में जो पुअर्टी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, और इस पुअर्टी को कम करना, एक सेकंड में इसको साथ साथ लिखता हूँ। इंडिया में जो पुअर्टी है ये क्या हो रही है? कम हो रही है। और इसको कम करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था, है ना, क्योंकि अंग्रेज़ क्या करके गए थे? अंग्रेज़ जो है पूरे तरीके से तबाह करके गए थे। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, काम नहीं था, एग्रीकल्चर ख़त्म था। ठीक है, और इसके साथ साथ अभी के टाइम में ये डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि इंडिया के
अगर स्टेट की बात की जाए, कुछ स्टेट हैं जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे पुअर्टी है, जैसे बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे गरीबी बहुत कम है ना, जहाँ पे गरीबी क्या है, बहुत कम है। तो इंडिया के हर स्टेट की अपनी अलग अलग कहानी है। इंडिया में गांव के लोगों की गरीबी अलग है, शहर में रहने वालों की गरीबी अलग है। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर स्टेट बाय स्टेट गरीबी डिफर करती है। कुछ स्टेट में गरीबी बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टेट में गरीबी बहुत कम है। गांव में गरीबी, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे गरीबी कम है, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे गरीबी है, कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे गरीबी नहीं है। तो ये जो इंडिया का एक सोशल ग्रुप बना हुआ है ना, ये बहुत ही डायनेमिक टाइप का, कहीं यहाँ कुछ और है, अलग जगह कुछ और है। तो कोई एक ऐसी ओवरऑल स्कीम नहीं बन पा रही है जो पूरे इंडिया लेवल पे फिक्स हो। तो इसका जो एक सबसे सिंपल तरीका है कि पूरे इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाओ और गरीबी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कोई एक ओवरऑल ऐसा जो है प्रोग्राम नहीं बन पा रहा है जो कि पूरे इंडिया लेवल पे बैठे। तो इसका जो सबसे सिंपल सोल्यूशन है वो ये है कि पूरे इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाओ, गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए कि गरीबी, जैसा हम लोग देखते पढ़े हैं कि गरीबी कम तो हो रही है, ठीक है, गरीबी कम तो हो रही है लोगों को, और खाने के लिए भी मिल जा रहा है। जैसे पुअर्टी लाइन में बताया गया था ना, 2100 कैलोरीज चाहिए और 2400 कैलोरीज चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो डेली का खाना खा ले रहे हैं यार, जिनको इतनी कैलोरीज मिल जा रही है, लेकिन वो फिर भी गरीब में हैं। तो ये कोई पुअर्टी लाइन के बेसिस पे हम लोग ये मेज़र नहीं कर सकते हैं। और सोशल साइंस के स्टूडेंट या जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं उनका तो यही कहना है ना कि पुअर्टी सिर्फ इनकम या कैलोरीज के बेसिस पे आप नहीं नाप सकते। अगर आपको पुअर्टी नापना है तो आप बाकी सारे फैक्टर्स भी देखिए ना। अगर कोई गरीब है, खाना तो वो भी खा ही ले रहा है ना, उसको भी कैलोरीज मिल जा रही हैं। जो सड़क के किनारे एक भिखारी सो रहा है या फिर जो सड़क पे भीख मांग रहे हैं, वो भी 2 टाइम का खाना खा ले रहे हैं, उनकी भी जो कैलोरी, मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो मिल जा रही है। लेकिन सिर्फ खाने के बेसिस पे या सिर्फ कैलोरीज के बेसिस पे या सिर्फ इनकम के बेसिस पे हम लोग गरीब और अमीर नहीं छांट सकते हैं। सोशल साइंस ये कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए भी है, लेकिन बाकी सारा जो फैक्टर है, जैसे हो सकता है जिसके पास पैसा हो एजुकेशन ना है ना, हो सकता है जिसके पास एजुकेशन हो उसके पास शेल्टर ना हो सकता है जिसके पास एजुकेशन हो शेल्टर हो उसके पास अच्छा हेल्थ केयर ना हो सकता है किसी के पास अच्छा एजुकेशन हो शेल्टर भी हो लेकिन उसकी कोई जॉब सिक्योरिटी ना हो, है ना। एक लड़का और लड़की, शिवराम की कहानी, शिवराम अपने बच्चे को जो है स्कूल भेज रहा है, अपने बेटे को स्कूल भेज रहा है, लेकिन अपने बेटी को स्कूल नहीं भेज रहा है। तो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी क्या बताता है, ये भी गरीबी ही दिखाता है। ठीक है, इंडिया कास्ट के बेसिस पे इतना ज़्यादा डिवीज़न है, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, डिवीज़न है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पुअर्टी के तरफ ही लेके जा रही है हम लोगों को। तो अगर पुअर्टी से हम लोगों को छुटकारा चाहिए, अगर हम लोग चाहते हैं कि पुअर्टी से हम लोग फ्री हो जाएं पूरे तरीके से, तो उसके लिए हम लोगों को करना क्या होगा कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इनकम या सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज के बेसिस पे नहीं जज करना होगा, या सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को फ्रेम करके नहीं बोला जाएगा कि अरे इसके पास तो घर है तो ये गरीब कहाँ से। सोशल साइंस बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहता है। ठीक है, गरीबी तभी हटेगी जब सबके पास अच्छा एजुकेशन होगा, सबके पास रहने के लिए शेल्टर होगा, सबके पास एक अच्छा हेल्थ केयर होगा, सबके पास जॉब सिक्योरिटी होगी, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, कास्ट के बेसिस पे किसी के साथ कोई गलत चीज़ें नहीं होंगी, रिलीजन के बेसिस पे कुछ नहीं होगा। जब ये सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तब पुअर्टी भी अपने आप खत्म हो जाएगी। चैलेंजेस अहेड में यही था कि अगर गरीबी को ख़त्म करना है तो गरीबी तो यार एक छोटा सा मैटर है, ये छोटी सी चीज़ है। इस छोटी सी चीज़ का जो कॉज है ना, जिस वजह से ये गरीबी आ रही है, वो बहुत बड़ा है, वो कहीं ना कहीं बड़ी पिक्चर है एक।
जैसे जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, काम नहीं है किसी के पास, इनकम कम है, इनकम इनक्वालिटी इंडिया में ज़्यादा है, हेल्थ केयर अच्छा नहीं है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस पे हो रहा है, जेंडर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन में हो रहा है, यूपी बिहार में तो बहुत ही ज़्यादा है, पूछिए मत, है ना। तो ये सारी जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो पुअर्टी तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो तो यूं चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और सोशल मीडिया पे आप हम लोगों को फॉलो कर लीजिए, सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, फेसबुक के, ट्विटर के, इंस्टाग्राम के और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहेगी और नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।